प्रिय विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनकी वजह से और उनके कारण मुझे आज यहाँ बहुत ही विद्वत विभाग के साथ बातचीत करने का कुछ अवसर ऐसा मुझे लगता है कि मिला है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेजी विभाग के भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जो मुझे सुनते ही रहते हैं और फिर भी उनके मन में एक कसक है आप ही की तरह, उस कसक को मेरे माध्यम से शायद अभिव्यक्ति मिलेगी, इस आशा में वे भी यहाँ आए हैं। तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आई विल ट्राई टू बी बाईलिंगुअल, मैं दोनों भाषा में प्रयास करता हूँ। मैं भी विद्यार्थी हूँ। मैं मनीष जी के इस स्वागत में कुछ चीज़ ठीक करना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तिथि पहले से तय थी आज का ही। दूसरी बात कि मैं आप ही की तरफ विद्यार्थी और आज भी मैं अपने को अंग्रेजी साहित्य का मुख्य रूप से और सामान्यतः साहित्य का विद्यार्थी मानता हूँ और अंजनी जी के साथ जो रहेगा वो साहित्य का विद्यार्थी हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी भी जो विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कुछ पुनर्जागरण की तरह ही है। और जब से मुझे पता चला तब से मैं कुछ थोड़ा बहुत, ये बहुत चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि उसको रिवाइज कर पाना इतना कम समय में, जैसे अपनी मुट्ठी में तूफान को बांधना और हथेली पर रेगिस्तान को समेटना कितना कठिन होता है। फिर भी मैंने प्रयास की है कि कुछ मोती आपके लिए मैं बिखेरूं और आपके साथ साझा करूं। मुझे लगता है कि पुनर्जागरण जो कि यूरोप में, अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो सबसे पहले विश्व साहित्य में जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं आधुनिक संदर्भ में, तो यूरोपीय पुनर्जागरण की बात हम करते हैं। यूरोपियन रेनेसा जैसा कि विषय डॉक्टर साहब ने तय किया था। अब एक विद्यार्थी, मुझे ध्यान है कि मैं जब हरियाणा में पढ़ाता था तो एक ने पूछा, क्योंकि वहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, कहा गुरुजी हम तो जिंदा हैं, हमारा जन्म भी हो गया, तो व्हाट इज दिस रेनेसा, ये पुनर्जागरण का क्या मतलब है? क्योंकि वो बड़े ही सामने से ही वार करते हैं, उनको लगा ये अजीब बात है, हम जगे हुए हैं फिर भी ये पुनर्जागरण कैसा है? तो मुझे लगता है कि रेनेसा which is taken from French language and its origin is Latin, इस शब्द का जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा से है और लैटिन भाषा में इसको ओस्ट्रा बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है RENAISTRE। अंग्रेजी like Sanskrit is the mother language of all Indian languages. Similarly, Latin is the mother of all European languages. It is said in Europe, if you want to know fashion, go to Paris. If you know what is etiquette, अगर आपको अच्छे से सुसज्जित होना है तो आपको पेरिस जाना चाहिए, because Paris will teach you how to look like a gentleman. उसी प्रकार से it is also said, if you want to be a scholar, you must study Latin. रोमन भाषा आपको आनी चाहिए। दिस इज द क्राइटेरियन, ये कसौटी है यूरोप के लिए। यूरोप में कहते हैं कि अगर आपको लैटिन नहीं आती, इट मीन्स यू आर ए स्टूपिड पर्सन। मुझे ध्यान है कि व्हेन शेक्सपियर डाइड
एंड बेन जॉनसन, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेन जॉनसन वॉज द ग्रेटेस्ट राइवल ऑफ शेक्सपियर, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। और ऐसा कहा जाता है कि दे डाइड, शेक्सपियर डाइड ड्यू टू ओवर ड्रिंकिंग विद बेन जॉनसन। शाम को आलोचना करते थे एक दूसरे की और शाम को ड्रिंक करते थे। और जब उन्होंने ऑन एलेजी लिखी शेक्सपियर के मरने पर, तो उसमें उन्होंने एक चार्ज लगाया शेक्सपियर पे, अभियोग लगाया कि लेस ग्रीक एंड ए स्मॉल लैटिन। आगे शेक्सपियर को ग्रीक भी कम आती है और लैटिन तो बिल्कुल ही कम। बट बेन जॉनसन राइट्स शेक्सपियर वॉज द पोएट ऑफ ऑल एजेज एंड टाइम्स। अभियोग लगाता है, लेकिन वो कहता है कि इंग्लैंड हैज मेनी टू शो, सॉरी, द वर्ल्ड हैज मेनी टू शो बट इंग्लैंड हैज वन एंड दैट इज विलियम शेक्सपियर। दुनिया को बताने के लिए अगर हमारे पास कोई चीज है, दुनिया के सारी चीजें एक तरफ कर दी जाए और हमारा शेक्सपियर सिर्फ रहे, तो हम समझते हैं कि सारे को हम मात दे देंगे। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेनेसेंस, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में इसको रेनेसांस बोलते हैं, फ्रेंच में इसको रेनेसा बोलते हैं, हिंदी में इट इज कॉल्ड पुनर्जागरण और पुनरुत्थान या ज्ञानोदय। रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी इसको बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड रिवाइवल ऑफ लर्निंग, इट इज कॉल्ड रेनेसा ऑफ वंडर, इट इज कॉल्ड बर्थ ऑफ ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद का जन्म भी इसको हम कह सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वाई रेनेसा, वाई रेनेसेंस, वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट। इस युग को यूरोप में रफली फ्रॉम 13th सेंचुरी अप टू 17th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड रेनेसा, उसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। और क्यों, what was happening in Europe before that, उसके पहले यूरोप में क्या चल रहा था, तो उस समय पुनर्जागरण हुआ, उसको अगर हम समझ ले ब्रीफली इट विल हेल्प अस। देखिए, बहुत पहले जब से ये हम कहते हैं कि बाइबल के हिसाब से जब से सभ्यता शुरू हुई, पाश्चात्य सभ्यता जब से शुरू हुई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, शुरू में आपको ध्यान हो वी टॉक अबाउट होमर, इलियाड एंड ओडिसी। उस समय यूनान में बहुत बड़ा पुनर्जागरण हुआ था, जिस समय आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी, म्यूजिक, एवरीथिंग वाज इक्वली डेवलप्ड। उस समय दैट वाज द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन ग्रीक। यूनान में सब कुछ सर्वांगीण विकास की धारा बही थी। एंड वी हैव ग्रेट पोएट्स, राइटर्स, म्यूजिशियन, पेंटर्स। और उसके बाद इफ यू रिमेंबर कि देयर वाज ए ग्रीक प्लेराइट यूरिपिडियास, स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश नो अबाउट हिम बेटर। यूरिपिडियास के समय आते आते इट वाज ए डाउनफॉल ऑफ रेनेसेंस, और बहुत ही एक पतन हो जाता है, बिकॉज यूरिपिडियास वाज टॉकिंग अबाउट वर्ल्डली एंड समथिंग लिमिटेड, समथिंग लोप साइडेड, समथिंग पार्शियल, एक आंशिक विकास की वो बात करते हैं। पुनर्जागरण वेयर वी टॉक अबाउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो चीज वहां नहीं है जो यूरिपिडियास में। एंड आफ्टर यूरिपिडियास अप टू द बर्थ ऑफ ए ग्रेट इटालियन राइटर एंड पोएट, जिसका नाम हम सब ने सुना है, दांते, who wrote the Divine Comedy. Up to 13th century, बीच का जो कालखंड है that is full of confusion, full of chaos, full of crisis। उस पूरे साल में लगभग आप समझिए 1000 से अधिक साल का जो समय है,
उस पीरियड में क्या होता था, आपको इसके लिए यू मस्ट स्टडी ए बुक बाय इरेस्मस, डच फिलोसफर। हॉलैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मूर्खों की प्रशंसा, इन प्रेज ऑफ होली, इंग्लिश में है। एंड इन दिस बुक इरेस्मस क्रिटिसाइजेस द uncivilized, barbaric, wild people of Europe in 1000 years। वो कहता है कि इस 1000 साल में यूरोप का जो समाज था वहां जादू टोना था, अंधविश्वास था, हिंसा थी, बर्बरता थी, क्रूरता थी, एंड देयर वाज नथिंग कॉल्ड आर्ट, वहां कला नाम की कोई चीज नहीं थी। देयर वाज नथिंग कॉल्ड लिटरेचर, साहित्य नाम की कोई चीज नहीं थी। देयर वाज नथिंग राइट रिटन हिस्ट्री, कोई लिखित इतिहास नहीं था। देयर वाज नथिंग राइट एपिक, कोई एपिक वहां उस समय कुछ दिन नहीं लिखा गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, जो ईसाइयों की, मुझे क्षमा करें, ईसाइयों की एक प्रकार से हस्तक्षेप था समाज में, एक तरह से दादागिरी थी। कैसे? राज्य में, समाज में, परिवार में, हाउ टू गवर्न द पीपुल, शासन कैसे चलाया जाए, परिवार कैसे चलेगा, व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा को कैसे संचालित किया जाए, इसके कर्ता धर्ता और इसके जो निर्णायक होते थे, दे वर प्रीस्ट, दे वर फादर, they were religious people। वो चर्च का सीधा, चर्च वाज सुप्रीम, सुप्रीमो इन दिस टाइम। अब आप इमेजिन करें ए सोसाइटी विद ए सोसाइटी, एक समाज की आप कल्पना करें, वेयर पंडित, पंडित मीन्स मैं विद्वान से नहीं ले रहा हूं, सो कॉल्ड पंडित, मुल्ला, मौलवी, जो दोज पीपुल हु आर कर्मकांडी, कर्मकांडी। हमारे जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ का स्टूडेंट था एक जाट, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया एडमिशन लेने संस्कृत में, और यहाँ के मिथिला के एक ब्राह्मण प्रोफेसर थे वहाँ। उन्होंने पूछा कि कर्मकांड की परिभाषा आप बता सकते हो? तो उन्होंने कहा पहलवान था, हरियाणा में पहलवान ज़्यादा होते हैं, वो रोज कुश्ती लड़ता था और उसका एक कान भी टूट रहा था। तो उसने सोचा कि क्या फिर कान खुजलाते हुए दूसरा और कहा जी कर्म कांड का मतलब है गुरुजी कर्म करूंगा, अब कुछ कर्म नहीं मिलेगा तो कांड भी करूंगा। मीन्स व्हाट आई मीन टू शेयर विद यू, ये चुटकुला है, ह्यूमर है। मीन्स उस समय का जो पादरियों का, उस समय के सो कॉल्ड जो रिलीजियस लीडर थे, दे वर नॉट लाइक मार्टिन लूथर, वो मार्टिन लूथर की तरह नहीं थे। दे वर नॉट ए स्कॉलर, वो न्यूमैन की तरह, अंग्रेजी में जो बहुत बड़ा रिलीजियस गुरु हुए, न्यूमैन की तरह विद्वान नहीं थे, विवेकानंद की तरह विद्वान नहीं थे। वो क्या कहते थे कि चर्च इज एवरीथिंग, चर्च जो कहता है वही सत्य है। एंड अकॉर्डिंग टू देम, ये जो जीवन है दैट इज डिसाइडेड बाय द बाइबल। उदाहरण के लिए बाइबल में आपने देखा होगा कैसा वो बताते थे कि वुमन हैज नो एग्जिस्टेंस, औरत तो थी ही नहीं। औरत का जन्म, ईव का जन्म, श्रद्धा का जन्म, शत्रुपा का जन्म वो मनु के या एडम के पसली से होता है। बाइबल के अनुसार मैं बता रहा हूं, द बुक ऑफ जेनेसिस, जिसको यूरोप मानता था उस समय कि बाइबल इज द अल्टीमेट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड बाइबल। यानी सब कुछ, ये जो तथा कथित जो समझ लीजिए धर्म गुरु थे या चर्च का सीधा आप कह सकते हैं हस्तक्षेप था जीवन में। एंड नोबडी वाज फ्री। कोई अगर उस समय ये कह देता कि नहीं भगवान सिर्फ चर्च में नहीं है, तो उसका मतलब था कि इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आपको ध्यान हो, सलमान रश्दी ने जब सैटानिक वर्सेज लिखी तो आयतुल्ला खुमैनी जो धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा इस पर फतवा जारी करो, इसका सिर काटो। कि कुरान शरीफ कैसे शैतानों की कविता हो सकती है?
कहने का तात्पर्य कि दैट टाइम देयर वाज नो फ्रीडम टू एनी स्कॉलर, एनी बॉडी टू टेल अबाउट द ट्रुथ, अबाउट ह्यूमन नेचर, अबाउट ह्यूमन सोल, अबाउट गॉड, भगवान के बारे में कोई इंसान नहीं बोल सकता था नॉर्मली। उसके बारे में कौन बोलेगा? तो वो पादरी बोलते थे। पादरी कहते थे कि मैं तो अभी आई हैव जस्ट कम फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, अभी मिल के आया हूं, एंड आई विल टेल यू हाउ टू लव, हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू बिजनेस, मैं बताऊंगा। मीन्स देयर वाज नो फ्रीडम एंड society was being governed by a kind of theological, so called dogmatic biblical pattern। ये जो व्यवस्था थी उस समय समाज की, ये मैं बात कर रहा हूं 13वीं शताब्दी से पहले की, जिसको इरेस्मस ने अपनी किताब इन प्रेज ऑफ होली लिखा है, वी मस्ट स्टडी। एंड उस समय अंधकार युग था। इफ यू रिमेंबर द फेमस इटालियन पोएट एंड फिलोसोफर पेट्रार्क, जिसका नाम हम सबने सुना है। पेट्रार्क को वी नो पेट्रार्क इज फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद अगर हम पढ़ते पढ़ाते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेट्रार्क। पेट्रार्क वाज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। पुनर्जागरण का दूसरा एक नाम है मानवतावाद। क्यों? क्योंकि पहली बार पुनर्जागरण काल में यह अनुभूति आई कि द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इसके पहले क्या था? थोड़ा इस बात को भी समझ लीजिए। यह सृष्टि, यह दुनिया, यह समाज, इसका केंद्र क्या होता था? आप कल्पना कीजिए, एक टॉलेमी नाम का सौर वैज्ञानिक था। उसने कहा कि अर्थ इज द सेंटर, इस सृष्टि का केंद्र धरती है, and sun and planets move around the earth. This was the concept that was in fashion those days. टोलोमी ने कह दिया, बहुत बड़ी बात है, और टोलोमी की बात पे ही सारा कुछ चल रहा था। और उस समय 13वीं सेंचुरी में इटली में जब कुछ, आपको ये ध्यान करना चाहिए कि when we talk about Renaissance, we talk about Italy in Europe। यूरोपीय रेनेसा की हम बात करते हैं तो इसकी जन्म स्थली, इसका पालना, इसका केंद्र इटली है। और तो पेट्रार्क ने पहली बार, पेट्रार्क ही स्टडीड द होल एज, और उसने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूरोप वाज डार्क एज बिफोर 13वीं सेंचुरी। 13वीं शताब्दी से पहले द होल यूरोप वाज डार्क एज, ये अंधकार युग था। Why अंधकार युग? Because there was no artist, no philosopher, no scientist, और सभी बात कर रहे थे कि इस धरती का केंद्र, धरती सृष्टि का केंद्र है और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पहली बार इटली में कोपरनिकस, केपलर जैसे साइंटिस्ट आते हैं, एंड दे डिकंस्ट्रक्टेड, पूरी परंपरा को बदल दिया। और उन्होंने कहा, प्रयोग किया उन्होंने, और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उस समय के। कुछ ही समय बाद गैलीलियो गैलीलाई, जिसका नाम हमने सुना है, जिसको न्यूटन का भी गुरु कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि इट इज द सन विच इज द सेंटर ऑफ दिस क्रिएशन, इस सृष्टि की जो धुरी है, दैट इज सन, वो सूरज है। और उन्होंने प्रूव किया, जिसके लिए गैलीलियो को फांसी भी दे दी गई थी, आपने देखा हो। तो जब ये एक दृष्टि बदल दी गई थी, उस समय टालेमी 2000 वर्षों तक ये कहता रहा कि इस सृष्टि का केंद्र धरती है, सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। बट दीज फिलोसफर्स, दीज राइटर्स, दीज ग्रेट साइंटिस्ट केम एंड दे चैलेंज द डॉगमेटिक ओपिनियन ऑफ टालेमी, जो तर्क पर आधारित उनका नहीं था, अवलोकन, उनको एकदम खंडित किया। एंड दे गेव ए न्यू आइडिया अबाउट द यूनिवर्स, नया विचार दिया, और वह विचार था सन इज द सेंटर। जब सन की बात हो गई, फिर बात आई
कि नाउ व्हाट इज सन, इस धरती का सूरज कौन है। पेट्रार्क ने कहा कि इफ देयर इज ए सन इन दिस अर्थ, इन दिस प्लेनेट, दिस इज मैन, वह मनुष्य है। धरती का सूरज मनुष्य है और सब कुछ वैसे ही था। आप याद कीजिए अंग्रेजी के प्रसिद्ध समालोचक सिडनी को, सर फिलिप सिडनी, जिसने कहा कि यह धरती बहुत कुरूप है, यह दुनिया बहुत बदसूरत है। इफ देयर इज ए मैन हु मेक्स इट ब्यूटीफुल, ही इज ए पोएट। इस धरती को सुंदर कौन बनाता है? वह कवि है, वह कलाकार है। आपको याद होगा जब हम चित्रकला की बात करते हैं, लियोनार्डो डा विंची को कौन भूल सकता है, जिसने मोनालिसा की पेंटिंग 14 वर्षों में बनाया। और आप हैरान होंगे कि आजकल की महबूबा और महबूब कैसे हो सकती है। नहीं, उनमें वो दम नहीं है, सारे नकली है, हम भी है उसी में, हम सभी। अब आप देखिए लियोनार्डो डा विंची को मोनालिसा का चित्र सबने देखा है। जो देखता है उसी को भ्रम हो जाता है, खास करके पुरुष को, कि मोनालिसा मुझे देख रही है। सच यह है कि वो किसी को नहीं देख रही। दिस इज द मिरेकल ऑफ पेंटिंग। ये चित्रकला का एक उन्नयन है, चित्रकला का एक बेजोड़ उदाहरण है, जिसमें प्रकाश और छाया। 12 वर्ष लग गए लियोनार्डो डा विंची को मोनालिसा के होठ को बनाने में। 12 वर्ष लगा दिया, 14 वर्ष लगी थी पेंटिंग को बनाने में। कल्पना कीजिए, ऐसा कहते हैं कि मोनालिसा उनकी प्रेमिका है। और कई बार हम जब प्रेमिका का चित्र बनाने लगते हैं तो इट टेक्स कई जन्म लग जाते हैं। तो रेनेसा में क्या बदली, अभी तक मैं बात करूं तो दृष्टि होगी। सृष्टि वही थी, दृष्टि बदली। रेनेसा इज ए वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग इन अ न्यू वे। पुनर्जागरण में दृष्टि बदली। हम कहते हैं ना कि नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, ये चांद, ये धरती, ये सितारे बदल जाएंगे, किश्ती को बदलने से कुछ नहीं होगा, धारा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। तो रेनेसा में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन रेनेसा, दृष्टि परिवर्तन। अब तक सृष्टि का केंद्र धरती थी, अब सूरज हो गया। अब धरती का केंद्र मनुष्य है और मनुष्य ने प्रश्न करना सीखा। आप ध्यान कीजिए, इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन, आपने किसी जानवर को प्रश्न करते नहीं देखा होगा, किसी भैंस को, किसी गाय को, किसी बकरी को। चंपारण में तो बकरी बोल भी नहीं सकती, यहाँ तो हलाल है, ठीक है ना। तो तात्पर्य यह है कि ह्यूमन क्वेश्चनिंग, प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति थी रेनेसा एज में, पुनर्जागरण काल की जो सबसे, अगर एक शब्द में मैं, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन रेनेसा, दिस इज द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग। एवरी राइटर आस्क्ड क्वेश्चन, सबने प्रश्न पूछा और सबने ये कहा कि मैन इज द एक्मी, मैन इज द क्लाइमेक्स, मैन इज द हाइट ऑफ दिस क्रिएशन। इस धरा पर अगर कोई चेतनशील प्राणी है, जिसमें चेतना है, जो संपूर्ण रूप से हर चीज को अनुभूत कर सकता है, तो दैट इज ह्यूमन बीइंग। इसीलिए पुनर्जागरण को एक नवीन चेतना का युग भी कहा जाता है। रेनेसेंस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ न्यू कॉन्शसनेस। एक नवीन चेतना का अभ्युदय भी हम पुनर्जागरण को मान सकते हैं। अब आप देखिए, उस टाइम 1411 में, इन 1411, फ्लोरेंस का बहुत बड़ा चित्रकार, वास्तुकार ब्रूंसली जो फ्लोरेंस का जो चर्च है, गिरजाघर है, उसको आधुनिक तरीके से बनाने के लिए एक वो डिजाइन देता है, एक आकृति देता है, एक नक्शा देता है, और उसी नक्शा से वहां का चर्च को बनाया गया। 1434 में, इफ यू रिमेंबर, 1434, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यूजीसी नेट आल्सो। इन दिस ईयर गुटेनबर्ग, जर्मन साइंटिस्ट, इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस। 1434 में
जर्मन वैज्ञानिक गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस, छपाई मशीन का आविष्कार किया। वहीं से आपको ध्यान हो, फ्रॉम जर्मनी दिस डिवाइस केम टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में पहली बार विलियम कैक्सटन ने 1476 में 1476 में पहली बार व्हाट कैक्सटन डिड, कैक्सटन गॉट ऑल द इंपॉर्टेंट क्लासिक्स इंक्लूडिंग बाइबल, जो भी थे उस समय के धर्म ग्रंथ और शास्त्र, उसका उसने छपाई की। अदरवाइज उसके पहले हस्तलिखित होता था सब कुछ, एवरीथिंग वाज स्क्राइब्ड, रिटन बाय हैंड, मैनुअली लिखा जाता था उसके पहले। पहली बार 1434 में पूरी दुनिया को जर्मनी ने प्रिंटिंग प्रेस दी, और 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आता है। और उसके बाद आपको ध्यान हो कि इंग्लैंड में उसके बाद 1611 में, इफ यू रिमेंबर, द बाइबल, द ओल्ड बाइबल, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि भगवान के पुत्र मोजेस ने उसको लिखा था, इंसान ने नहीं लिखा था बाइबल को। और उस भाषा को, जो हेब्रू भाषा में लिखा गया था, उस भाषा को पहली बार 1611 में, जब किंग जेम्स इंग्लैंड का राजा था, उस समय उसका अनुवाद हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था, और उसका ट्रांसलेशन करवाया गया अंग्रेजी में। फॉर द फर्स्ट टाइम द बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय कवरडेल, बाय अब्राहम काउले, बाय टिंडल, बाय विक्लिफ। ये विद्वानों को उसने रखकर, और सबको, मतलब बहुत ही उन्होंने कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए लीजिए, बट ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश। पहली बार अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ। द सेम टाइम द ग्रेट एपिक्स ऑफ ग्रीक वर आल्सो ट्रांसलेटेड। पहली बार इंग्लैंड में, आपको ध्यान हो, होमर्स इलियाड एंड ओडिसी, जिस प्रकार से वी टॉक अबाउट रामायणा महाभारता, कबीर इन इंडिया, इन द सेम वे होमर इज टॉक्ड अबाउट इन यूरोप। इलियाड और ओडिसी का पहली बार अनुवाद जॉर्ज चैपमैन, who was an English philosopher, English writer of the time, उन्होंने, जॉर्ज चैपमैन ने पहली बार होमर के इलियाड और ओडिसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सो रेनेसेंस में हम एक तरफ देखते हैं कि दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। जो चीज परिधि पर थी पहले, हाशिए पर थी, दैट बिकम द सेंटर। नंबर 2, ट्रांसलेशन, अनुवाद, इट स्टार्टेड वर्किंग, यह भी शुरू होता है। मानवतावाद की शुरुआत, द बर्थ ऑफ ह्यूमैनिज्म, कुछ फादर इज पेट्रार्क। पेट्रार्क ने शुरुआत की थी मानवतावाद की, ह्यूमैनिज्म की। व्हाट इज ह्यूमैनिज्म? हम सब ने पढ़ा है इस चीज को। ह्यूमैनिज्म इज ए फिलॉसफी वेयर एवरीथिंग मूव्स अराउंड ह्यूमन बीइंग। We do not talk about God or anything as the center, जहां हम चेतना के केंद्र में किसी ईश्वर को, किसी धर्म को नहीं मानते। जहां मनुष्य केंद्र में होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म। इफ यू रिमेंबर, शेक्सपियर को आप याद करें, एंड द ग्रेटेस्ट वर्क बाय विलियम शेक्सपियर, जिसके कारण शेक्सपियर दुनिया में याद किया जाता है, मेरे हिसाब से वो है हैमलेट। और हैमलेट का एक दृश्य है जिस पर हैमलेट टॉक्स अबाउट मैन, व्हाट इज मैन, मनुष्य है क्या। मनुष्य को परिभाषित करते समय हैमलेट बोलता है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक ए गॉड। Man is the quintessence of dust. Man is the beauty of world. Man is the paragon of animals. हैमलेट कहना चाहता है कि इस धरती का सौंदर्य मनुष्य है। मनुष्य कई बार तो धूल जैसा लगता है, और वही मनुष्य कई बार जब चेतना से कार्य करता है तो वह मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी बन जाता है। And man becomes inventor, man becomes a philosopher. यहां पर आपको एक बात भी ध्यान कर लेनी चाहिए कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि खलील जिब्रान ने एक जगह लिखा, उनसे जब पत्रकार ने पूछा
कि इफ वी वांट टू मेजर द हाइट ऑफ द अर्थ, अगर धरती की ऊंचाई हमें मापना हो तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसने कहा कि हम सागर में जाएंगे, और सागर की ऊंचाई मापना हो तो पहाड़ पर जाएंगे, और पहाड़ की ऊंचाई मापना हो तो खलील जिब्रान ने जो बात कही थी, देन वी विल शट आवर आइज, फिर हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। जिब्रान कहना यह चाहता है कि वी कैन नो द होल यूनिवर्स फ्रॉम विद इन, हम अंतर मन से, मन की दुनिया से हम पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। रेनेसेंस में आप याद करें, इफ वी टॉक अबाउट रेनेसेंस, रेनेसेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंटरनल जर्नी, ये एक मन की यात्रा है। एंड दिस मेंटल जर्नी डज नॉट वर्क बाय इमोशन ओनली, यहां सिर्फ भावना काम नहीं करता, भावना से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तर्क बहुत ही प्रभावी है। आप ध्यान करें, पुनर्जागरण काल के जितने भी दार्शनिक हैं, कवि हैं, दे नॉट ओनली वर्क विद इमोशन, सिर्फ भावना से काम नहीं करते हैं, दे वर्क विद रीजन, वे तर्क से भी काम करते हैं। और इस प्रकार से आप बेकन को याद कीजिए, बेकन का कोई भी निबंध पढ़िए, आप शेक्सपियर का नाटक पढ़ लीजिए इतनी मोटी, और बेकन का एक पेज का एक निबंध पढ़ लीजिए। आप, मैं कहूंगा आप अंग्रेजी में पढ़िए, हर लाइन अपने आप में लॉजिकल है और हर लाइन का उत्तर दूसरी पंक्ति में है। उदाहरण के लिए, आई वॉज रीडिंग एन एसे बाय बेकन, उसमें बताता है कि शादीशुदा व्यक्ति और कुंवारा व्यक्ति में क्या अंतर है। आई वॉज रीडिंग, मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता हूं ऐसे निबंध को पढ़ने में। तो लिखता है कि बैचलर्स आर लिविंग इन पैराडाइज, बट दोज हु हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव गिवन होस्टेज टू फॉर्चून, यानी जिसके बीवी बच्चे हैं उसके जीवन में सिर्फ समस्या है। मैं देखिए, जिनकी शादी नहीं हुई उनको मैं तो शायद नहीं कर रहा, ये बेकन का है। मैं डरा, फिर बेकन कहता है कि हस्बैंड इज बेटर वॉरियर देन ए बैचलर। अगली पंक्ति में पढ़ा, मैं भी चूक गया। कहा कि जो पति होता है वह कुंवारे व्यक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा होता है। मैं डरा कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ा शादी के बाद एक भी। ये क्या कह रहा बेकन? फिर बेकन आगे कहता है, उसका तर्क देता है कि when husband is going to fight a war in the battlefield, he is always reminded of commander in chief at home. कहता है कि वो इसलिए पीछा नहीं मुड़ के आ सकता कि युद्ध क्षेत्र में जब वो लड़ता रहता है तो उसको अपने सेनापति की याद आती है कि अगर मैं लौटा तो फिर तो वहां मरने से बेहतर है कि मैं यहीं क्यों सही। मीन्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, बेकन के निबंध को पढ़िए। बेकन इज यूजिंग लॉजिक, ये रेनेसेंस की क्वालिटी है। पुनर्जागरण में जो ह्यूमन बींग्स की वो बात करता है, ह्यूमनिज्म की बात करता है। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन टोटलिटी, समग्रता से मनुष्य का अध्ययन करना ही मानवतावाद है, जिस अध्ययन में तर्क की भूमिका है, जहां पे कॉज एंड इफेक्ट है, सिर्फ इमोशन की बात नहीं। उसी समय देयर वाज ए डिफरेंट स्कूल ऑफ पोएट्री, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्री की हम बात करते हैं, खासकर अंग्रेजी वाले पढ़ते भी हैं। आप लोगों ने भी कुछ कवियों को पढ़ा होगा, जैसे जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले। इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया, और इनकी कविता को आप पढ़ेंगे तो पहली पंक्ति में कहेंगे कि ये पागल है। हालांकि जो पागल होता है वही कवि बनता है, ये भी सच है। वो लिखता है, डेथ बी नॉट प्राउड, ओ डेथ यू विल डाई। पहली लाइन में कि है मृत्यु, तुम घमंड मत कर क्योंकि तू भी मरेगी। और पहली लाइन पढ़ के आप कैन यू इमेजिन ए नॉर्मल पीपल विल टॉक लाइक दिस, जिसका दिमाग ठीक है वो मौत को कभी चुनौती नहीं देगा। देखिए, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, एंड इस पोएम को लिखते लिखते आगे की ओर बढ़ता है, और जॉन डन लिखता है, वो रीजन देता है, लॉजिक देता है, और कहता है कि मैं मौत को क्यों चैलेंज कर रहा हूं, क्यों ललकार रहा हूं, बिकॉज डेथ कैन नॉट किल ए पर्सन डायरेक्टली। मौत किसी के यहां सीधे नहीं आती कि मैं आ रही हूं तैयार हो जाओ। जॉन डन टेल्स अस डेथ ऑलवेज किल ए पर्सन इनडायरेक्टली, आइदर थ्रू डिजीज
और थ्रू मर्डर और थ्रू एपिडेमिक और थ्रू कोरोना और थ्रू प्लेग, मीन्स मौत का जो तांडव है हमेशा अप्रोच होता है। एंड फाइनली बेकन से डन से सॉरी कि when body will die, soul will become free, mind will become free, and then death cannot kill the soul of a person. So, oh death, you will die. Don't be proud. तुम किस बात का घमंड करती हो? तुम मेरे शरीर को ही तो मार सकती है ना। So this kind of doctrine is a Renaissance doctrine. पुनर्जागरण काल में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, आप देखेंगे कि उस समय का जो नायक है, जो नायिका है, दे चैलेंज द अथॉरिटी, वो सत्ता के खिलाफ जाते हैं। उस समय की जो आस्था थी, उस समय का जो एक अंधविश्वास था कि भगवान का मतलब जिसको पादरी कहते हैं कि ये भगवान है, जिसको बाइबल कहता है कि भगवान तो चर्च में है, बाइबल में है, और उसको खंडित करने का कार्य उस समय पुनर्जागरण काल के सभी कवियों ने किया है, लेखकों ने किया है। और आप ध्यान करें, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े नाटककार थे। एंड he was murdered in 1590, exactly I'm not remembering, 91 या 92 कुछ ऐसा है ईयर। क्रिस्टोफर मार्लो जैसा उस समय इंग्लैंड में ऐसा कहा जाता था, इंग्लैंड इज नोन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, ही वाज मास्टर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और अंग्रेजी में एक विधा चली, नाटक की विधा, जिसमें यूनिवर्सिटी विट का कंसेप्ट आया। ये सभी एमए थे या बीए थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से। क्रिस्टोफर मार्लो का एक नाटक है डॉक्टर फॉस्टस, आप सभी को पढ़ना चाहिए। और क्रिस्टोफर मार्लो को पुनर्जागरण का एक बहुत ही हम अग्रदूत कह सकते हैं। ही वॉज ए पायनियर ऑफ रेनेसेंस, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है इंग्लैंड में। क्या प्लॉट है, कथानक क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर फॉस्टस इज ए जर्मन फिलोसफर, वो जर्मनी का दार्शनिक है। एंड व्हाट ही वांट्स, क्या चाहता है, जैसा हम चाहते हैं सभी। तो आज का विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है टू गेन सुप्रीम नॉलेज अबाउट द क्रिएशन, अबाउट द यूनिवर्स। इस धरती पर जो भी ज्ञान है ब्रह्मांड से संबंधित, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, स्वर्ग से संबंधित, नरक से संबंधित, उस सारा ज्ञान मैं प्राप्त कर लूं। एंड ही रीड्स मेनी बुक्स ऑफ फिलोसफी। जर्मनी में वो विटेनबर्ग एक जगह है जहाँ फिलोसफी की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सारी बुक पढ़ लेता है, लेकिन ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो खुश नहीं होता है। अंत में वो कहता है कि व्हाट इज द वे। अब वो इतना पागल हो जाता है ज्ञान के लिए, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी जबरदस्त है कि किसी के बहकावे में आकर वो शैतान के पास जाता है। बाइबल में एक शैतान की कल्पना है, लूसीफर। एंड ही मीट्स लूसीफर, शैतान से मिलता है। यहां पर मार्लो वांट्स टू टेल अस दोज हु आर एम्बिशियस, दोज हु आर ग्रीडी, जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसी सोच होगी, उस तरह का शैतान हमको मिलेगा। रेनेसेंस में यह भी एक कंसेप्ट है, आपको ध्यान हो, अंग्रेजी के बहुत बड़े नाटककार बेन जॉनसन, जिसके कारण शेक्सपियर की डेथ हुई, उन्होंने एक थियरी दिया, ह्यूमर थियरी, ह्यूमर HUMOUR। जिस तरह से भारतीय आयुर्वेद के जनक वाग भट्ट, राजीव दीक्षित का वीडियो सुनेंगे तो उसमें चर्चा है। वाग भट्ट ने वात, पित्त और कफ की बात की। बेन जॉनसन ने भी कहा कि 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं, और अगर हम सारे ह्यूमर को संतुलित कर ले, ऐसे वात, पित्त और कफ को अगर संतुलित कर ले, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही संतुलित हो सकता है। उसी प्रकार से डॉक्टर फॉस्टस, उसके शरीर का जो हार्मोन था, यानी दिमाग तो बहुत तेज, बट ही वॉज नॉट वर्किंग विद सोल, आत्मा का ध्यान ही नहीं रखना। सारा ज्ञान मुझे हो जाए विश्व का, इट इज नॉट पॉसिबल। सारा ज्ञान एक व्यक्ति को नहीं हो सकता। ज्ञान मीन्स किताबी ज्ञान, इट इज नॉट पॉसिबल। साधना भी करना चाहिए। तो अंत में लूसीफर कहता है
कि मेरा जो सेवक है मेफिस्टोफेलिस को अगर तुम अपनी आत्मा बेच दो, यू कैन गेट एनीथिंग, दुनिया में जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। मेफिस्टोफेलिस को वो अपनी आत्मा बेच देता है, गिरवी रख देता है, बंधक बना लेता है, और उस बंधक बनाने के बाद दुनिया में वो जो चाहता है वो कर लेता है। जैसे आपको ध्यान हो, जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक की बात हम लोग करते हैं कि जादू के माध्यम से, आजकल एक सीरियल भी आ रहा है अली बाबा, उसमें भी आप देख सकते हैं जादू का रोल ऑफ मैजिक। तो उस जादू के माध्यम से वो सबसे पहला जो उसकी ख्वाहिश है, वो कहता है कि इस धरती की जो सबसे सुंदर महिला थी, मैं उसको किस करना चाहता हूं। एंड द ब्यूटीफुल वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड, यूरोप वाले मानते हैं कि वो हेलेन थी, जिसके कारण ट्रोजन का युद्ध हुआ था, जिसको होमर ने इलियाड और ओडिसी में लिखा है। और जब उसको हेलेन सामने, वो तो कहता है कि जादू है, जादू से, पाषाण से हेलेन इज रिबॉर्न, हेलेन को जिंदा किया जाता है। हेलेन सामने आती है, एंड डॉक्टर फॉस्टस ने द काइंड ऑफ पोएम दैट क्रिस्टोफर मार्लो राइट्स, बहुत ही अद्भुत कविता वो लिखते हैं। ब्लैंक वर्स, मुक्त छंद की बात हम लोगों ने सुनी है। अंग्रेजी में इसी समय पुनर्जागरण काल में ही मुक्त छंद की विधा का भी शुभारंभ किया जाता है, जिसको वेट एंड सरे ने शुरुआत की थी। वेट एंड सरे नाम के लेखकों ने, और इसका जो बेहतरीन प्रयोग है बिफोर शेक्सपियर, अगर कोई लेखक करता है अंग्रेजी में, तो दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो के नाटक को पढ़ेंगे तो न केवल मार्लो ने मनुष्य के मन के गहराई को व्यक्त किया अपने नाटकों में, बल्कि कल्पना की जो उड़ान है, जो परवाज है, उसकी विवाह को करता है। और आप देखेंगे क्रिस्टोफर मार्लो अपने सभी नाटकों में और कल्पना की बात करते हैं, लेकिन कल्पना क्या है? इमेजिनेशन डज नॉट मीन एयरी, वो हवा हवाई नहीं है, वह कल्पना जिसमें धरती और स्वर्ग दोनों का सम्मिलन है। आपको याद हो शेक्सपियर का नाटक ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जब एक पात्र से पूछा जाता है कि व्हाट इज इमेजिनेशन, कल्पना क्या है, तो शेक्सपियर ने अपने पात्र के माध्यम से बताया कि इमेजिनेशन इज फाइन फ्रेंजी, फाइन फाइन माने बहुत सुंदर, फ्रेंजी उन्माद है। कल्पना एक बहुत ही अद्भुत उन्माद है। डथ ग्लांस फ्रॉम अर्थ टू हेवन, फ्रॉम हेवन टू अर्थ, जिस उन्माद के माध्यम से कवि या लेखक धरती से स्वर्ग को देख सकता है और स्वर्ग से धरती को देख सकता है। अगर कल्पना नहीं होती तो हम प्रेमी नहीं होते, और हम प्रेमी नहीं होते तो हम पागल नहीं होते, हम पागल नहीं होते तो हम प्रेमी नहीं होते, और हम ये नहीं होते तो शायद पुनर्जागरण नहीं होता। हमने देखा जितने भी कवि हुए पुनर्जागरण काल के, यू टॉक अबाउट एनी पोएट एंड राइटर एंड फिलोसोफर ऑफ द टाइम, उस समय उन्होंने, उसके पहले जब आप यूरोप को देखेंगे तो न तो चित्रकला थी और ना ही महाग्रंथ लिखा गया उस लेवल का, पिछले 1000 वर्षों में तो नहीं लिखा गया। पहली बार दांते रोड ए ग्रेट बुक, मैं कहूंगा यू मस्ट स्टडी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जिसको उसने तब लिखा व्हेन ही वाज एक्साइल्ड, जब उसको देश निकाला की सजा मिल गई। क्यों देश निकाला की सजा मिली? बिकॉज दांते वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रीजन एंड कॉन्शियंस। वो कहता था सुकरात की तरह कि ईसा मसीह तो मनुष्य के अंतःकरण में है। उसने कहा कि मैं ईसा मसीह को चर्च में नहीं, बल्कि ईसा मसीह को मैं अपने अंतःकरण में, मैं तर्क से, अपने बौद्धिकता से मैं ईसा मसीह को अनुभूत करूंगा। इस बात पर वहां का जो राजा है उसको देश से निकाल देता है, और देश से निकाले जाने के बाद जंगल में और ठोकरें खाता हुआ लगभग 15 वर्षों में he is able to complete the first great epic of modern world and modern Europe, Divine Comedy, जिसमें लगभग about 40 लाइन्स, 40,000 पंक्तियां हैं। मरने के बाद की यात्रा लिखता है, लाइफ आफ्टर डेथ। और इस कविता में आप पढ़ेंगे तो गजब की बात है। अंग्रेजी में कुछ इस तरह की ज्यादा ही चीज है, क्योंकि अंग्रेजी में
उस समय के समाज में निराशा भी बहुत है, हताशा भी बहुत है। और आपने देखा होगा कि महान रचनाएं, महान ग्रंथ कभी भी सुख से नहीं लिखा जाता है, वियोग और दुख से लिखा जाता है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने तब की जब क्रौंच पक्षी का जोड़ा जब बिखर जाता है तब उनको सदमा लगता है, तब लिखते हैं। और वॉल्ट विटमैन अमेरिकन कवि की आप रचना पढ़ेंगे तो वो भी दुख से ही, जो सबसे बड़ी उनकी रचना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उस समय डिवाइन कॉमेडी में 3 भाग है, इन्फर्नो, परगेटरी एंड पैराडाइजो। इन्फर्नो यानी अंडरवर्ल्ड, यानी पाताल की बात है, पाताल लोक। वो जिंदा है और कल्पना करके वो पाताल लोक में उसकी आत्मा जाती है और अपने कर्मों के अनुसार उसको शैतान मिल जाता है, भूत मिल जाता है, और उन दोनों के बीच बहुत ही जद्दोजहद होती है और अंत में वो उससे भी प्यार करने लगता है। कहता है कि तुम मेरा नुकसान करो लेकिन बट आई एम बोर्न टू लव, मैं तो प्यार करूंगा। और प्यार के बल पर जो बात बाइबल में कहा जाता है कि चर्च में आओ तुमको प्यार की परिभाषा मिल जाएगी, इस बात को दांते कहता है कि उस प्यार की परिभाषा के लिए चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उस प्यार की परिभाषा को हम अपने अंदर भी जागृत कर सकते हैं। और दूसरा जो भाग है परगेटरी, परगेटरी का अर्थ है तैयारी, शुद्धिकरण। तो दूसरे भाग में वो कहता है कि वी कैन पर्ज आवरसेल्फ, वी कैन प्यूरिफाई आवरसेल्फ बाय विजडम। अगर हमें विवेक आ जाए, हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत की अगर समझ आ जाए तो हम जिंदगी में वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है हमारे जीवन में। और तीसरा इसका भाग है वो है पैराडाइजो, स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ है? पहली बार इनेसे राइटर ने हमें यह बताया कि हेल एंड हेवन दे आर नॉट बिब्लिकल कंसेप्ट, ये बाइबल का शब्द नहीं है। सही मायने में स्वर्ग और नरक कहाँ है? उन्होंने कहा कि सही मायने में स्वर्ग और नरक इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये मनुष्य के दिल में है। और इस प्रकार से पूरे डिवाइन कॉमेडी में आप देखेंगे कि दांते ने पहली बार पुनर्जागरण की दृष्टि को लेकर एक महाग्रंथ की रचना की, वेयर ही टॉक्स अबाउट सिन, पाप की बात करता है, सफरिंग, कष्ट की बात करता है, एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट लिबरेशन, मोक्ष की बात करता है। वो मोक्ष कहाँ है? वह मोक्ष चर्च में नहीं है, वह मोक्ष ईसा मसीह को याद करने में नहीं है। दिस लिबरेशन इज फाउंड बाय कॉन्शियसनेस, वह चेतना से प्राप्त होगी और वह चेतना मनुष्य में अंतर्निहित है। मनुष्य को जागना होगा, उसको खुद को जगाना होगा। इसीलिए रेनेसेंस का दूसरा नाम है रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण। क्या जगना है? हमें स्वयं को जगाना है। जागने का मतलब वी हैव टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन विद इन, हम हमारी आत्मा को जगाना होगा, हमारे मन को झकझोरना होगा और हमारी जो कल्पनाशीलता है, सृजनशीलता है, उसको झकझोरना होगा। अब आप देखिए मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट, हम सब ने पढ़ा है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी जो बात की जाती है, मिल्टन शैतान को कहते हैं कि मेरा जो शैतान है वो एडम और ईव से भी ज्यादा पावरफुल है, इज मोर पावरफुल देन एडम एंड ईव, खास करके बुक 1 में। व्हाई? बिकॉज सैटन टॉक्स अबाउट फ्रीडम, वह शैतान आजादी की बात करता है। वह कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ चर्च, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ गॉड। मैं आंख बंद करके, मैं अंधविश्वासी नहीं, आई विल क्वेश्चन, मैं प्रश्न करूंगा। वो प्रश्न करता है और वो कहता है कि कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल इज इन माइंड, ये जो कल्पना है वो मनुष्य के मन की उपज है और मनुष्य का मन ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बनाता है। इस प्रकार से मानव के कल्पना, मानव की जो संस्कृति है, मानव जीवन का जो विकास की यात्रा है, अगर हम पुनर्जागरण की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि पुनर्जागरण का जो काल है, चाहे आप इटली के लेखकों को देख लें, इंग्लैंड के लेखकों को देख लें,
फ्रांस के लेखकों को देख लें, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस ग्रेट लिटरेचर आउट ऑफ देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि हमको खुद को अंदर से हमारा एक पुनरुत्थान होना चाहिए। और वो कैसे होगा, हम शास्त्रों को पढ़ें, लेकिन शास्त्रों को पढ़कर हमको क्या करना होगा, वी हैव टू गिव ए न्यू लैंग्वेज टू द प्रेजेंट रियलिटी। जो समकालीन सच है उसको अपनी भाषा में हम कैसे व्यक्त करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि उस समय 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के पूरे काल में अनेक विधा का जन्म हुआ। अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो आप देखेंगे कि बहुत सारी विधा जो हिंदी में भी आई होगी बाद में, वो अंग्रेजी में आ गई थी पहले। जैसे मुक्त छंद की विधा, ब्लैक वर्स, जिसको वाल्ट विटमैन ने फ्री वर्स कहा 19वीं सेंचुरी में। ट्रेजी कॉमेडी की विधा, शेक्सपियर के नाटक में अगर आप देखेंगे तो शेक्सपियर इज राइटिंग ट्रेजेडी, लेकिन साथ में उस ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी भी है। और उस ट्रेजी कॉमेडी को अंग्रेजी समालोचना के जनक जॉन ड्राइडन, जिसको आपने नाम सुना होगा, पढ़ते भी होंगे, जॉन ड्राइडन ने ये कहा, जॉन ड्राइडन वाज ए नियो क्लासिसिस्ट, वो एक शास्त्रीय परंपरा के लेखक हैं। उस हिसाब से बेन जॉनसन की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि बेन जॉनसन शास्त्रीय क्लासिकल राइटर हैं। लेकिन बेन जॉनसन ने क्या कहा, when I compare Shakespeare with Ben Jonson, I find Shakespeare describes human life more truly than Ben Jonson. शेक्सपियर ने जीवन को जिस तरह से खोला है, जीवन के गांठों को जिस तरह से शेक्सपियर ने खोला है, उस तरह से बेन जॉनसन नहीं खोल पाते। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर। और इसलिए जॉन ड्राइडन ने कंक्लूड किया कि आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा तो करता हूं, लेकिन मैं प्रेम शेक्सपियर से करता हूं, क्योंकि शेक्सपियर ने जीवन के गांठों को, जीवन की जटिलता को अपने नाटकों में खोला है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि शेक्सपियर प्रत्येक नाटक में प्रयोग करते हैं। शेक्सपियर एक ऐसा लेखक है अंग्रेजी का जिसने 17,000 शब्द गढ़े। शेक्सपियर क्वाइंड 17,000 वर्ड्स, इंग्लिश डिक्शनरी को दिया उसने। एंड शेक्सपियर के ट्रेजेडी में कॉमेडी है, कॉमेडी में ट्रेजेडी है, और साथ में शेक्सपियर के नाटक के भीतर नाटक है। इफ यू रीड हेमलेट, हेमलेट का एडेप्टेशन भी, हिंदी वर्जन भी फिल्म आ गई है, हैदर, आप देखिएगा थोड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन वो न्याय नहीं है। मुझे ध्यान है, एक बार बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी हेमलेट का, लिखा हुआ था हेमलेट का हिंदी रूपांतरण, और उसका हिंदी था खून का बदला खून। मैं कहा यार कमाल, ये तो माने बलात्कार है शेक्सपियर के नाटकों के साथ। मीन्स हेमलेट नाटक में जितनी गहराई है, और उसका हिंदी खून का बदला खून, क्योंकि उसमें बदला उस तरह का है ही नहीं। भाई मेरी प्रेमिका को किसी ने मारा, मेरी माँ मान लीजिए कहीं किसी की भटक गई और जाकर वो हत्या कर देगा उसको, फिर उसकी माँ को मान लीजिए कि भटका रहा है, ऐसा नहीं है उसमें। हेमलेट शुरू से आखिर तक हमेशा प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है हेमलेट, और हेमलेट बार बार कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या सच है और क्या झूठ है, इसी द्वंद्व में तो मैं जी रहा हूं। जब मुझे सच का पता लगेगा तो मैं बदला भी ले लूंगा, लेकिन उसको जो दिखता है वो सच नहीं है। सो शेक्सपियर ने भी, आप देखेंगे पुनर्जागरण काल में, उन्होंने भी मनुष्य के मन से, मनुष्य के कल्पना और सृजनशीलता के माध्यम से, शेक्सपियर भी मनुष्य के जीवन के जटिलताओं को खोलने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे कि पुनर्जागरण काल की एक जो बहुत बड़ी देन है विश्व को, मेरे हिसाब से, वह है एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय। और उस ज्ञानोदय में हम बेकन की बात करते हैं, हम रूसो की बात करते हैं, हम जॉन लोके की बात करते हैं, हम स्पिनोजा की बात करते हैं, हम डेस्कार्टिस की बात करते हैं, कांट की बात करते हैं। इस एनलाइटनमेंट थ्योरी में
और अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक अलेक्जेंडर पोप की भी बात करते हैं। अगर एनलाइटेनमेंट नहीं होता, अगर ज्ञानोदय नहीं होता, तो मनुष्य क्या होता? जंगली होता। मैन वुड बी ए वाइल्ड एनिमल, मैन वुड बी ए ट्राइबल एनिमल। मनुष्य एक जंगली बर्बर होता, क्योंकि उस ज्ञानोदय के कारण मनुष्य यह समझ पाया कि बाय लॉजिक, बाय रीजन, बाय क्वेश्चन, बाय इमेजिनेशन वी कैन बी एबल टू ट्रांसफॉर्म एंड चेंज दिस वर्ल्ड। हम इस धरती को बदल सकते हैं, इस समाज को बदल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि पुनर्जागरण में अगर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं होता, पुनर्जागरण में अगर दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, पुनर्जागरण में अगर मध्ययुग में क्या था? मध्ययुग में सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म थी। और फ्यूडलिज्म में क्या होता था? एक हायरार्की थी समाज में। सबसे ऊपर राजा होगा, राजा के बाद सामंती होंगे, फिर चर्च का जो पादरी होगा वो ऑल इन ऑल होगा। अब देखिए, पुनर्जागरण आने के कारण समाज में एक कानून व्यवस्था बनी। देयर वाज ए न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। पहली बार इटली में, इंग्लैंड में एक प्रजातंत्र का जन्म होता है, व्हाट इज कॉल्ड रिपब्लिकनिज्म। एक जन आंदोलन का जन्म होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, राजतंत्र था वहां, लेकिन उस समय इंग्लैंड का संविधान भी चलता था उस हिसाब से। और क्वीन एलिजाबेथ के बारे में हम जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ शिवाजी वर्जिन, जिन पर स्पेंसर ने अपना महाकाव्य लिखा है द फेयरी क्वीन। और स्पेंसर का वो है, और जो क्वीन एलिजाबेथ थी, सी स्टैंड फॉर विमेन एम्पावरमेंट। जो फेमिनिज्म की बात आज हो रही है इंग्लैंड में, उस समय क्वीन एलिजाबेथ के माध्यम से, आपको ध्यान हो शेक्सपियर का एक नाटक है किंग लियर। इन किंग लियर शेक्सपियर टॉक्स अबाउट 3 डॉटर्स, 3 बेटियां हैं उसकी। और जो बड़ी 2 बेटी है गुनरिल और रीगन, दे स्टैंड फॉर फेमिनिज्म, वो महिला सशक्तिकरण की उदाहरण है। और तीसरी जो बेटी है कॉर्डेलिया, शी इज ब्लाइंडली ओबीडिएंट टू हर फादर, वो अंधभक्त है अपने बाप का। और नतीजा ये होता है कि ड्यू टू ब्लाइंड डिवोशन हर फादर डज नॉट गिव हर एनीथिंग, कुछ नहीं देता उसको। जिन्होंने इस नाटक को पढ़ा है उनको पता है। एंड लियर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेटा अगर लात न मारे, अगर रोए नहीं, तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। मीन्स लियर गिव्स ऑल टू गुनरिल एंड रीगन, बड़ी 2 बेटियों को सब कुछ दे देता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली पेश आती है। लेकिन कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता, क्योंकि कॉर्डेलिया इज वेरी हम्बल, वेरी सबमिसिव, वेरी पोलाइट। एक समालोचक ने लिखा है बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ शी स्टूड फॉर फेमिनिज्म, और वो कहती थी कि इन सोसाइटी देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और उस नाटक को, क्योंकि उस समय क्वीन एलिजाबेथ के सामने भी वो नाटक प्रस्तुत हुआ, एंड शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द टाइम, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द टाइम। तो क्वीन एलिजाबेथ को खुश करने के लिए, क्योंकि उस समय एक पैट्रोनेज भी चाहिए था, आर्थिक सहायता भी चाहिए था, और क्वीन एलिजाबेथ बहुत खुश हुई उस नाटक को देखकर। वो मतलब ताली बजाती थी जब गुनरिल रीगन जब स्टेज पर आती थी, और कॉर्डेलिया को देखकर बहुत खुश हुई। ठीक वॉइस मीन्स जो विमेन एम्पावरमेंट की बात आज आप करते हैं, शेक्सपियर ने उस समय संकेत किया है कि इन इंग्लैंड दिस मूवमेंट हैज स्टार्टेड। एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण का एक और पहलू है धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। धर्म सुधार जब उस समय जर्मनी में शुरू हुआ मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, और उसके बाद इंग्लैंड में भी, इटली में भी, जिसको हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी कहते हैं, प्यूरिटनिज्म जिसको कहते हैं। और मिल्टन वाज ए प्यूरिटन, आई टेल यू। मिल्टन प्यूरिटन थे, और जो भी बड़े बड़े लेखक हुए, राइटर हुए, वो प्यूरिटन राइटर हुए। प्यूरिटन का मतलब होता है द राइटर और द फिलोसोफर who does not blindly believe in authority of church, जो अंधभक्त नहीं होते, जो तर्क से काम लेते हैं, जो कहते हैं कि ईसा मसीह चर्च में नहीं, ईसा मसीह तो हमारे मन में है, ईसा मसीह को हम अपने व्यवहार में,
अनुभूत कर सकते हैं, एंड दे आर कॉल्ड प्यूरिटन्स। तो एक बड़ी संख्या में प्यूरिटन्स हुए, और ज्ञानोदय काल में आप देखेंगे, मैं शॉर्ट करूंगा, मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मैं अकेला बोलता रहूं। मुझे ध्यान है बिहार यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एक दिन एंड ही डिड पीएचडी फ्रॉम इंग्लैंड, बहुत विद्वान थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे, देयर वाज नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास, एंड ही कंटिन्यूड टू डिलीवर लेक्चर। उनके जो हेड थे, मैं उनके बड़े भाई के पास जाता था, ही वाज ए रिनाउंड स्कॉलर, प्रोफेसर कालिका रंजन चटर्जी। उन्होंने कहा कि आज गजब हुआ, उनका नाम लेकर कहा कि मैंने जिनके खानदान ने डीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर का बनवाया था, उनका नाम लेके कहा कि आज ही वाज डिलीवरिंग लेक्चर एंड द क्लास वाज टोटली वेकेंट, और वो पढ़ाते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने पूछा नेक्स्ट डे कि आप ये बताइए कि आप किसको पढ़ा रहे थे? उन्होंने कहा कि आई वाज डूइंग माय ड्यूटी। दिस इज योर बिजनेस टू कॉल स्टूडेंट्स बिकॉज यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आई एम डूइंग माय ड्यूटी बिकॉज आई एम डिलीवरिंग लेक्चर। मैं लेक्चर तैयार करके आया था, मैं तो बोलूंगा, तो मैं भी परवाह नहीं करूंगा। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड माय टॉपिक। तो देखिए, मैं समझ रहा हूं आपकी, आई अंडरस्टैंड योर ट्रेजेडी, और मैं भी घड़ी देख लूं एक बार, मोबाइल देख लूं। यस, सो I became so excited and so happy and so curious। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं भी खुश हो रहा था और खुश हूँ भी अभी भी। और जिनको जल्दी थी वो चले गए, तो उनको भी शांति मिले, और जो है उनको भी शांति मिले। मेरी सहानुभूति और मेरी शुभकामना हम सबके साथ है, राइट। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, रेनेसेंस इज द गोल्डन एज ऑफ यूरोप। यूरोप का एक स्वर्ण काल है, चाहे हम इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें। एंड इफ देयर वर नो रेनेसेंस, अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो क्या होता? अब आप इमेजिन कीजिए, विदाउट रेनेसेंस we were totally poor, we were without many great things। जो समय की क्रांति हुई है, जो समय जो धर्म ग्रंथ लिखा गया, जो अनुवाद हुए, so we cannot imagine this world today as it is without renaissance। मैं तो ये सोचता हूँ कि बाद में चाहे वो न्यू हिस्टोरिसिज्म, नव इतिहासवाद का जन्म हुआ, स्टीफन ग्रीनब्लैट को आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो कहता है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू द डेड पीपुल, मैं मृत लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। अगर पुनर्जागरण नहीं होता, जिसमें अतीत के पुनरुत्थान की बात है, जिसमें पुरातनता और नवीनता का एक अद्भुत संयोग की बात है, सो लिटरेचर एंड फिलोसॉफी वोंट बी दैट डीप, उसमें यह गहराई नहीं आती जो आज है, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरी बात कि साहित्य के क्षेत्र में जो प्रयोग हुए, चाहे वो मुक्त छंद का प्रयोग है, नाटक में अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया है, नाटक का सिद्धांत, हमने पॉलिटिक्स पढ़ी है, काव्यशास्त्र हमने पढ़ी होगी सबने। लेकिन पुनर्जागरण काल में ऐसे अनेक नाटककार हुए, शेक्सपियर जैसा, दिस इज द टॉपिक ऑफ माय पीएचडी, जो गैर अरस्तुवादी थे। उन्होंने कहा कि सुखांत नाटक का अंत सिर्फ कैथारसिस से नहीं होता, जबकि वो कहते हैं कि ट्रेजेडी का अंत हमेशा एक अनुभूति से होती है, एक ऐसी अनुभूति दैट डज नॉट एंड, जो खत्म नहीं होती। क्योंकि अरस्तु तो बात करते हैं कि हर नाटक का एक बिगिनिंग है, एक मिडल और एक एंड भी है नाटक का। लेकिन ब्रेख्ट जैसा लेखक, बख्तिन जैसा लेखक, आलोचक, ये वो कहते हैं कि नाटक के अंतिम दृश्य में नाटक शुरू होता है। इन द एंड ऑफ द प्ले, प्ले बिगिंस, प्ले डज नॉट एंड। ब्रेख्ट ने कहा, बख्तिन ने भी यही बात कही है। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को आप ध्यान करें, तो अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो मैन वुड लिव इन डार्क एज, हम अंधकार युग में होते, हम भटकते रहते, हमारे पास ना तो डेमोक्रेसी होती,
देयर वुड बी नो रीजन एंड कॉन्सेंस, ना तो सभ्यता होती, ना वो संस्कृति होती, ना मानवतावाद होता, और हम सभी माने जंगलों में जंगली की तरह भटकते रहते, और हमारे मस्तिष्क का, हमारी प्रतिभा का वह सर्वांगीण विकास नहीं होता जो आज हुआ है। और इसलिए मैं कहूंगा कि झूठे विकास की गोद में सिकंदर सोता है, लेकिन वास्तविक विकास तो अंदर होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना, मुझे झेला, और मैंने कोशिश की कि कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत बात रह जाती है तो फिर कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ बात। थैंक यू वेरी मच। आइए मैं उधर आ जाता हूँ।